जो हजरात जिनको नशिस्तें नहीं मिल रही हैं वो अगर इन ज़ीनों पर ही सेटल डाउन हो जाएं तो बड़ी नवाजिश होगी। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मेहमान खुसूसी आज के इस इफ्तिताई इजलास के तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं स्टेज पे आने की दावत दूंगी जनाब सैयद सरदार अली शाह, वज़ीर तालीम व सक़ाफ़त हुकूमत सिंध, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब आमिर मीर साहब, वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मजलिस सदारत के मुअज़्ज़ज़ीन जनाब फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, खुर्शीद रिजवी साहब, तशरीफ़ लाइए स्टेज के ऊपर। जनाब नैयर अली दादा साहब, मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिबा, इफ्तिखार आरिफ साहब तशरीफ़ लाइए। अनवर मकसूद साहब से मेरी गुजारिश है जनाब फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम हामिद मीर साहब, कामरान लाशारी साहब, जनाब ज़फ़र मसूद साहब, जनाब रज़ी अहमद, मोहतरम मुनव्वर सईद स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, मेरे जो नौजवान दोस्त हैं वो अगर यहाँ बैठ जाएं ज़ीने पे। डॉक्टर नोमानुल हक तशरीफ़ लाएं स्टेज पे। मैं गुजारिश कर रही थी कि अगर मेरे नौजवान दोस्त यहाँ ज़ीने पे बैठे और अपने बुज़ुर्गों को कुर्सी पे बैठने दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अमजद इस्लाम अमजद जो पाकिस्तानी अदब का एक अजीम सितारा थे, आज वो सितारा गुरूब हो गया। पाकिस्तानी अदब की पहचान पाकिस्तान का बहुत बड़ा ड्रामा निगार, शायर, अदीब, वो शख्स कि जिसके बग़ैर कोई भी इल्मी अदबी तकरीब नामुकम्मल रहती थी, अधूरी रहती थी, हम सब को छोड़कर इस दायरे फ़ानी से कूच कर गया। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल कि इस इफ्तिताही इजलास में जनाब अमजद इस्लाम अमजद को शिरकत करना थी। जैसा कि हमेशा हर अदबी कॉन्फ्रेंस में या किसी अदबी तकरीब में उनकी शिरकत लाजमी होती है, और आज की मजलिस सदारत में उनका नाम था। वो वहाँ उनकी कुर्सी है जिस पे अब उनकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ इस कुर्सी पर उन्हें तशरीफ़ फरमा होना था, लेकिन क्या कहें कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। अमजद इस्लाम अमजद साहब के जाने से जो खला पैदा हुआ है वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अमजद इस्लाम अमजद साहब की पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस और इल्म व अदब की खिदमत करते गुज़री है। इसलिए इस पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के जिसके कि आज इफ्तिताही इजलास है, जो आज शुरू हो रहा है, वो होगा क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद साहब की सारी ज़िंदगी का निचोड़ ही यही है कि ये इल्म व अदब का, फ़न व सक़ाफ़त का सफ़र जारी रहना चाहिए। पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ात को गम, पेड़ को दीमक लग जाए या आदम ज़ात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम।
मैं पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के इस इफ्तिताही इजलास में गुजारिश करूँगी शकील ख़ान से कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आयात रब्बानी की तिलावत का शर्फ हासिल करें और उसके बाद फिर अमजद इस्लाम अमजद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत फ़रमाएँ। तशरीफ़ लाइए शकील साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाज़कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अमजद भाई से कल भी मेरी बात हुई थी, 2 दिन पहले भी मेरी बात हुई। वो यहाँ आना चाह रहे थे और कल भी मैंने उनसे गुफ्तगू की थी। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद तारों की नर्म गिलगिल रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस तारा था मेरे दिल का। हम सब मिलके दुआ करेंगे अमजद भाई के लिए कि वो जन्नत के बालाखानों में इस वक्त होंगे और अपने रब की जन्नत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब करीम, हम सब के महबूब अमजद भाई आपके महबूब हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए, उनकी कब्र को नूर से भर दीजिए, कब्र को ताहद्द नज़र कुशादा कर दीजिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाइए। हौज़ कौसर पर आपके हाथ से जाम कौसर इनायत फरमाइए। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल 10 से लेकर 12 फरवरी तक यहाँ जारी रहेगा अल्हम्रा लाहौर में। और ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताही इजलास है जिसके मेहमान खुसूसी हैं जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब, वज़ीर बराए तालीम व सक़ाफ़त हुकूमत सिंध। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो एक सिलसिला है दिलों को जोड़ने का, और इसका आगाज़ हुआ है उस शहर से कि जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, यानी लाहौर। ये शहर लाहौर और उसके ज़िंदा दिल लोग जो इल्म व अदब से मोहब्बत करते हैं, फ़न व सक़ाफ़त से मोहब्बत करते हैं, अदीब व शायरों से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। और ये सब कुछ किया है एक ऐसी शख्सियत ने कि जिसने सबसे पहले तो शहर कराची, जो उरूसुल बिलाद कहा जाता है जिसे, उसे दुनिया भर में एक नई शनाख्त दी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की सूरत में।
उसमें मुनक़िद होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो पिछले 15 सालों से मुसलसल बिला तातुल मुनक़िद हो रही है। इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के बानी यानी जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, जो सदर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के, उन्होंने उर्दू कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, यूथ फेस्टिवल के ज़रिए, म्यूज़िक फेस्टिवल के ज़रिए, थिएटर फेस्टिवल के ज़रिए, नौजवानों के टैलेंट को फ़रोग़ देने के लिए, इल्म व अदब व सकाफ़त को परवान चढ़ाने के लिए, मुल्की यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए, आपस में बाहमी रवाबित को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे से महब्बत एहतराम बढ़ाने के लिए ये सफ़र शुरू किया है। चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो गवादर हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये लिटरेचर फेस्टिवल होता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो 3 रोज़ जारी रहेगा, इसमें मुख्तलिफ़ सेशंस होंगे, मुख्तलिफ़ इजलास होंगे जो आप जानते हैं। और मज़ीद इस फेस्टिवल के बारे में बताने के लिए मैं गुजारिश करूँगी जनाब मोहम्मद अहमद शाह, सितारा इम्तियाज़, सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, बानी उर्दू कॉन्फ्रेंस, बानी PLF के तशरीफ़ लाएँ। हाँ, मयसर तो नहीं है शादमानी, मगर दिल इंतकामन शादमा है। अमजद भाई के इंतकाल के बाद सुबह से मुझे 25 TV चैनल ने फ़ोन किया, तो जी तो नहीं करता था, लेकिन ये काम को जारी रखना है। और मैं सबसे पहले सैयद सरदार अली शाह साहब, वज़ीर सकाफ़त व तालीम सिंध, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, अनवर मकसूद साहब, जस्टिस नासरा इकबाल, किश्वर नाइद साहिबा, नैर अली दादा साहब, फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब, ज़फ़र मसूद साहब, हामिद मीर साहब और कामरान लाशारी साहब, नूरुल शाह साहिबा जो आपके लिए सिंध से मोहब्बत का पैगाम लेके आई हैं, मुनव्वर सईद साहब, डॉक्टर नुमान उल हक, LLF के फाउंडर रज़ी अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल हमरा लाहौर आर्ट्स काउंसिल, जिसने रात दिन हमारे साथ मेहनत की है। बहुत सारी तालियां जुल्फ़िकार जुल्फ़ी जो मेरा दोस्त है उसके लिए भी होनी चाहिए। अच्छा, आज मुझे अभी बताया मीर साहब ने कि एक्सप्रेस में एक कॉलम छपा है कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इस पे जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिए हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस कॉलमिस्ट को नहीं, आपको, कि एक पानी का गिलास या एक चाय की प्याली भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस फेस्टिवल के लिए नहीं दी है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वो कंजूस हैं या बखील हैं, हमने उनसे राब्ता भी नहीं किया था इस सिलसिले में। और दूसरा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो दरमियान में एक आदमी है ये चीफ गेस्ट क्यों है, ये सिंध का वज़ीर है। पहली बात तो ये कि ऐसा पढ़ा लिखा वज़ीर आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा, ये तयशुदा बात है। दूसरी बात यह है कि मैं सिंध से आया हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, मैं सिंध की धरती का बेटा हूँ और आप सब इंडस सिविलाइजेशन में रहते हैं, चाहे लाहौर में रहते हैं, चाहे कश्मीर में रहते हैं, चाहे मुल्तान में रहते हैं। ये एक तहजीब है जिससे हम सारे जुड़े हुए हैं। लाहौर के बड़े लोगों, लाहौर के बड़े लोगों को कि जिनका एक रोल है इसको रिवाइव करने में, नैर अली दादा साहब बैठे हैं, पूरा इसका आर्किटेक्चर की फ़ज़ा इन्होंने बदल दी। भरपूर तालियां इनके लिए जिन्होंने लाहौर को लाहौर बनाया। मुझे याद है ये कामरान लाशारी यहाँ DC थे, फिर PHA शायद इन्होंने ही बनाई। सारे बाग, सारा हेरिटेज को रिवाइव करना, सारा काम एक ब्यूरोक्रेट भी अच्छे काम कर सकते हैं, उसकी मिसाल सामने बैठी हुई है कामरान लाशारी साहब। सदियों से उनका घराना फ़कीर एजाज़ुद्दीन का इस शहर में अदब और सकाफ़त की अलामत है, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। तो हम लाहौर आए हैं, हम जानते हैं लाहौर के बारे में, हम इसके रोब में मुब्तला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमको बिल्कुल इसके ताबनाक शानदार माजी का इल्म है।
हम एक 200 साल पुराने शहर में रहते हैं जो 99% इमिग्रेंट्स का शहर है, जिस तरह के दुनिया भर के साहिली शहर होते हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, साउथ एशिया का पहला या दूसरा पोर्ट, गंदम की तजारत का बड़ा जरिया, और उससे भी पहले दीबल की बंदरगाह थी, सिकंदर आजम भी वहाँ आया था, और बाद में मोहम्मद बिन कासिम भी आए। खैर, सिंध ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। सिंध सूफियों की, म्यूजिशियंस की, और 5-7 हज़ार साल पुराने जब खंडरात को खोदा भी गया तो वहाँ से एक डांसिंग गर्ल निकली मोहनजोदड़ो से। तो सिंधियों की तहजीब, उनकी सकाफत, उनका कल्चर आज तक कोई बताए। सबने हमले किए पाकिस्तान पे, कोई ईरान से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, कोई वेस्ट पंजाब से आके काबिज हो गया, सिंधियों ने किसी पे हमला नहीं किया। तो सिंधी अभी भी, बेटा जोर से तालियां बजाओ, हाँ ठीक है बेटा, मेरी बातें सुनो। देखो, तुम लोगों ने ये मुल्क चलाना है, हम तो सब तुमसे बातें करने आए, और ये अपने बुजुर्गों को, अदब के लोगों को सामने बिठाया। सिंध आया है, और मैं पहला आदमी नहीं हूँ कि जो लाहौर आया मेरे ख़ानदान का, और सरदार शाह पहला आदमी नहीं है, अभी खुद बताएगा आपको कि सदियों पहले कौन सा सिंधी आया था और उसका क्या रोल था। मेरे वालिद की डिस्ट्रिक्ट कज़न, यहाँ मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी में थे डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, वो भी घर से भाग के निकल गए थे, और उन्होंने उर्दू की कितनी खिदमत की है सारे पढ़े लिखे लोगों को पता है लाहौर के। तो 1000 साल कम से कम पुरानी तहजीब है, क्या इसका हेरिटेज है, क्या इसकी सकाफत है। 3 सदियां हैं इसके पीछे उर्दू ज़बान की तरवीज की, 8 सदियां हैं पंजाबी सराय की। जैसे सरवत मोहिउद्दीन ने नाम दिया, सरवत आप ऊपर आ जाइए, आई एम सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था, ऊपर आ जाइए। फरीद से फरीद तक, यानी बाबा फरीद से गुलाम फरीद तक, ऐसी अजीम शान 8 सदियों की पोइट्री भी शायद किसी के पास ना हो। फिर वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद, इतना बड़ा सकाफती विरसा, इतना बड़ा हेरिटेज, इतना बड़ा कल्चर। ठीक है, मरूब तो हमें होना चाहिए था, लेकिन हमें अच्छा लगता है लाहौर। और अभी भी जो हम आए, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है ये मुल्क, इतना ज़्यादा इस फेडरेशन को कमज़ोर है, और बाय डिज़ाइन भी है, बाय डिफ़ॉल्ट भी है। तो मैं तो बकवास करता रहता हूँ, लेकिन मेरा मसला है, मैं सबसे कहता हूँ, हुक्मरान, वज़ीर आज़म, वर्दी, बग़ैर वर्दी, सबको, ये मुल्क किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये मुल्क बेटा सुनो, ये मुल्क, इसके 22 करोड़ इनहैबिटेंट्स जो है ना, पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री। हाँ, तो खुदा के लिए मेरा काम नहीं है, मैं तो अदीब भी नहीं, मेरा काम यह है कि अदीबों को जोड़ना, सकाफत के लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना, एक एनर्जी देना। जैसे आज मैंने यहाँ जमा किए हैं, और यहाँ भी हैं, ये नासिर अब्बास नैयर, ये ज़ियाउल हसन साहब, ये नियाजी साहब, ये सारे के सारे, वो अम्बरीन बैठी हुई है, वो अनवर सईद, वो अशफाक हुसैन कनाडा से, वो अच्छा यास्मीन हमीद तशरीफ़ रखती हैं। आगे पीछे जहाँ देखिए, बात यह है, इस शहर को नैयर अली दादा साहब, फ़कीर एजाजुद्दीन साहब और कमरान लशारी साहब, इस शहर को एक कल्चरल एक्टिविज्म की ज़रूरत है। सब कुछ आपके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में, भाई इफ्तिखार भाई, 6 लोग कराची से होते थे, जहाज़ भर के लाहौर से जाता था, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, शहजाद अहमद, ज़का और रहमान, और ये सारे जिंदा हैं, ये भी, और वहाँ से किश्वर, और ये लोग आते थे। नासरा हमारी वुमेन कॉन्फ्रेंस में भी आती रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ताना नहीं मार रहा, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, मैं लाहौर की अगली नस्ल से मिन्नत कर रहा हूँ। मतलब कराची दहशतगर्दी का मरकज़, हमने जब इफ्तिखार आरिफ की सदारत में हमारा एक मुशायरा हो रहा था, 55 लोग एथनिक वायलेंस में मर गए थे, बाहर की बत्तियां बंद की, मैंने कहा किश्वर नाहिद, ये सब, मैंने कहा भाई हम ये काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मोर्चों पे फौज लड़े, जब किसी मुल्क की तहजीब और सकाफत मर जाती है तो उसकी
शनाख्त ख़त्म हो जाती है। हमारे जो भी दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लूज कर जाएं। अजीम व शान शहर है ये, नैयर अली दादा की इमारत, मुझे रश्क आता है। मुझे गुस्सा नहीं आता आपकी इमारत देख के, मुझे रश्क आता है। और यहाँ वहाँ घूमता हूँ, आपकी सकाफत, आपको कोई नौजवानों को आगे बढ़ाएं और एक कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। हम तो इनके पास आए हैं, सारा लाहौर हमारा साथ दे रहा है, हुकूमत ने कोई पैसा नहीं दिया। दोबारा बता रहा हूँ, किसी हुकूमत ने, किसी वजीर ने कोई पैसा नहीं दिया। एक बात मैंने, मीर साहब बहुत मेहरबान हैं, इन्होंने मशहूर कर दिया इसलिए हज़ारों लोग और आ गए। लेकिन सबसे कड़वा सवाल ये नहीं छोड़ते, ना अपने भाई को छोड़ते ना किसी को। मुझसे भी टीवी पे पूछ लिया कि मुल्क के ये हालात हैं और आप ये सब कर रहे हैं। तो मीर साहब वहाँ तो मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मीर साहब मुझे ये बताइए कि ये बाकी गवर्नेंस पे जो खर्चा हो रहा है इस मुल्क में वो जायज़ है, बाकी जो खर्चे हो रहे हैं वो याद, ब्यूरोक्रेसी पे हो रहा है वो जायज़ है। तो अगर मीर साहब अपने अदब पे, अपने सकाफत पे पैसे क्या जमा किए, वो बैंक ऑफ पंजाब है, उनसे दरख्वास्त की, इसका नाम ही बैंक ऑफ पंजाब है, इन्होंने हमें सपोर्ट किया कुछ और। लेकिन सरदार शाह साहब जो बैठे हुए हैं, सिंध की हुकूमत मेरे शाना बशाना मेरे पीछे खड़ी है। मैं 6 जगहों पे पाकिस्तान में, 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान जा रहा हूं, सब का सब सिंध कर रहा है। इस पे तालियां बजानी चाहिए आपको। लेकिन हमारे खिलाफ एक वहां भी कैंपेन शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि तो सिंध का पैसा वहां खर्च हो रहा है और सिंध का पैसा पंजाब। भाई इस अप्रोच को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सिंध ने 1935 में पाकिस्तान या एक अलहदा मुसलमानों के मुल्क की करारदाद भी तो सिंधियों ने ही पेश की थी। तो मतलब अगर सिंध ये कर रहा है, अभी पैसे लिए नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे पैसे इनसे लेने वाला हूँ। अभी तो हमने फंड में से, 3 दिन का ये फेस्टिवल है, ये अदीब तो हमारे साथ रहेंगे, हमारे भाई हैं। ये जो नौजवान हैं, बेटा ब्रिंग योर फ्रेंड्स, ब्रिंग योर पेरेंट्स, ब्रिंग योर फैमिली। और इसमें बहुत सारे म्यूज़िक है, ढेर सारा, और इसमें बहुत सारा कॉन्सर्ट्स हैं। इसमें अनवर मकसूद साहब का, सोहेल अजीज़ी, अली ज़फ़र, शान, बहुत मसाला है। और मसाला भी वो है, चाहे टीवी है, चाहे फिल्म है। नाहिद सिद्दीकी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट यहाँ रक्स करेंगी। ये सब कुछ है। आप लोग जो आज आए हैं और बाहर हज़ारों की तादाद में खड़े हैं, मैं, मेरे साथी, मेरी गवर्निंग बॉडी, मेरे वाइस प्रेसिडेंट मुनव्वर सईद साहब, नूरुद्दीन शाह साहिबा, पूरी हमारे सारे लोग, जुल्फ़ी की सारी टीम, सब के सब आपके शुक्रगुजार हैं। अभी मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था जियो पे कि भाई कोई टिकट होगी, तो मैंने इन्हें कहा कि टिकट से ये गम खरीदते हैं इस मुल्क के लोग। आटा खरीदने जाते हैं तो रोते हैं, पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो रहते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, बेरोजगारी है। तो मैं चाहता हूँ 3 दिन मुफ्त खुशियां अपने बच्चों के चेहरों पे और इस लाहौर के। दूसरा एक सवाल मीर साहब ने मुझसे पूछा, 5 मिनट में इन्होंने मेरी दुर्गत बनाई, फ़र्क क्या है? तो मैंने ये कहा इनको, मीर साहब फ़र्क ये है कि मेरे फेस्टिवल में बग़ैर रोक टोक के समनाबाद वाला, गड़ी शाह वाला, शदरे वाला, चीचू की मलियाँ वाला, फटे हुए कपड़ों वाला, टूटी हुई चप्पल वाला मोस्ट वेलकम है। जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी। हाँ, हम किसी क्लास सोसाइटी पे बिलीव नहीं करते। जो आपको, जो रुतबा, जो आपकी फजीलत है, दुनिया की सबसे बड़ी फजीलत इल्म की फजीलत है। आपके आलिम हैं, आपकी इज्जत होनी चाहिए। आपने समाज में कोई सोशल वर्क किया है, आपकी इज्जत क्यों होनी चाहिए कि आप इस ग्रेड में हैं, आप इस ओहदे पे हैं। बात यह है कि उस ओहदे पे बैठ के जो लोग हैं इस मुल्क के, उनके लिए किया क्या है तुमने। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने यहाँ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी और उस पर बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और 3 दिन आप सब ने हमारे साथ रहना है। यू विल हैव फन, लेकिन उसके साथ थॉट प्रोवोकिंग सेशन रखे हुए हैं। एनवायरनमेंट पे है, एजुकेशन कहाँ जा रही है हमारी उस पे है, और नौजवानों के, हाँ बिल्कुल, हमें अंदाज़ा है
तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो एजुकेशन पे बात करेंगे, एनवायरनमेंट पे बात करेंगे। एक और सेशन है बहुत ही खूबसूरत, लाहौर पुर कमाल, जिसमें नैयर अली दादा साहब बात कर रहे हैं, कामरान लशारी साहब बात कर रहे हैं, यूसुफ सली और सलीमा हाशमी। ये जो लाहौर का जो एक अजीमत शान वो है, वो उस पर बात हो रही है। बेशुमार हैं, मेजॉरिटी के लोग वहाँ से, बाकी भी जो बाहर से आए, एक जज्बा खैर सगाली लेके आए। ये हमारा पहला लिटरेचर फेस्टिवल है, आखिरी नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि सारी एथनिक कम्युनिटीज़, हमारी सारी ज़बानें, हम फेडरेशन को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे सारे लोग, हम इनको कल्चरली कनेक्ट कर दें, हम इनको इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर दें, यही मसला है। मैंने तकरीर बहुत लंबी कर दी, मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। जो प्रेसिडियम पे लोग हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और तुम सब जो आए हो, क्योंकि देखो मेरे साफ लिखा हुआ है, यूथ इज़ दी ओनली फेवर, यू कैन लीड दिस कंट्री। क्यों कि हमारे से पिछली नस्लें ज़्यादातर हिपोक्रेट या मुनाफिक थी। तुम ब्लंट हो, मुनाफिक नहीं हो, बदतमीज़ भी नहीं हो, लेकिन मुनाफिक भी नहीं हो। तुमको ये मुल्क चलाना है, अपने अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने अपने कॉलेज में आला तरबियत हासिल करो और एक्सेल करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का, और पूरी दुनिया में फलो फैलो। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, आप खुद ब इस्तकबालिया पेश फरमा रहे थे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। और मैं अब गुजारिश करूँगी मोहतरम जनाब आमिर मीर साहब, वज़ीर बराए इत्तलात व सक़ाफ़त, तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात अदा फरमाएँ। आमिर मीर साहब। जी, मैं इफ्तिखार आरिफ साहब से गुजारिश करूँगी कि अगर वो तशरीफ़ लाएँ, और अमजद साहब आपका देरीना साथ था उनका, और फेस्टिवल के हवाले से भी तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल इस्तफ़ा। मेहमान आने गिरामी मतलब सईद साहब, मैं अचानक पकड़ा गया हूँ, और अगर पहले से भी बताते तो मैं तकरीर मेरे बस का काम नहीं है। मुझे शाह साहब ने हुक्म दिया था कि मैं अमजद के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँ। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती और भाईचारा और रफ़ाक़त कोई 50 से बरसों से इधर उधर, हम जो 70 की दहाई के शायर कहलाते हैं, हमारे सबसे नुमायाँ शुअरा में उनका शुमार होता है। और बहुत अच्छी गज़ल लिखी, बहुत अच्छी नज़में लिखी। अभी पिछले दिनों उनका तमाम जो काम है शायरी का, उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी ज़बान में हमारे मुतरजम हैं बेदार बख्त, उन्होंने किया। बहुत अच्छे ड्रामे लिखे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न में जो नामवर लोग हैं, 2-4 उनमें उनका शुमार होता है। ख़ास तौर पे 2 प्रोग्रामों का ज़िक्र करना चाहिए। एक तो उनका प्रोग्राम था जो वारिस, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, वो एक तरह का संग मील है, और ड्रामे की तारीख़ जो है मुल्क की, सिर्फ टेलीविज़न का नहीं बाहर भी वो बहुत अहम ड्रामा समझ आता है। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने एक सीरीज़ की थी लिटरेचर पर शायरों की। मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों में क्लासिकी शायरी पर जैसी अच्छी नज़र अमजद की थी, शुअरा की कम कम होती है। आम तौर पर नक़ाद तो ज़ाहिर है ये उनका मनसब है कि वो उस पर गुफ्तगू करें, मगर जो उनकी नए पुराने शुअरा पर उनकी गुफ्तगू है, और जो टीवी पे उन्होंने गज़लगो शुअरा पे काम किया, बहुत ही अहम है। कॉलम उन्होंने लिखे, ट्रेवलॉग उन्होंने लिखे, और मुशायरों में हमारे साथ मैं तो शायद बाद में शामिल हुआ, वो हमसे पहले से शेर लिख रहे थे और मुशायरों में शिरकत करते थे। सारी दुनिया में जहाँ कहीं उर्दू बोली समझी पढ़ी जाती है, अमजद का नाम बहुत इज़्ज़त से, बहुत मोहब्बत से, मैं समझता हूँ कि हमारे सबसे मकबूल तरीन अदबी शख्सियतों में अगर 2-4 लोग हैं तो उनमें उनका शुमार है। अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि कोई अभी आर्ट्स काउंसिल के कराची की कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें
तशरीफ़ लाए और वहाँ वो गिर पड़े थे उस खाने में और कमरे में, और वो लग रहा था कि जैसे कोई मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। मसाबिर थे, ज़िक्र उसका नहीं करते थे। अभी कोई 15-20 दिन हुए पहले मैंने उनसे कोई बात की तो कहने लगे कि मैंने सुना था कि उनको तकलीफ़ हो गई, फिर तो कहने लगे कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। मैंने कुछ उनसे मजाकन कहा, फिर वो उम्रे पे चले गए और कोई हफ्ता 10 दिन हुए होंगे जब वो वापस आए, और मेरे टेलीफोन पे कोई 2-3 दिन पेशतर कोई उन्होंने मुझे हुक्म दिया, वो कर सकते थे ऐसे। मैंने नहीं देखा कि हमारे यहाँ शुरा जो हैं वो हम असरों के साथ कुछ बहुत अच्छा सलूक नहीं करते, खैर बुज़ुर्गों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते, मगर मैंने कभी अमजद को कलमा नासज़ा कहते हुए, कोई नारवा बात कहते हुए नहीं सुना। और मैं उनसे आम तौर पर जब वो मुशायरों में शरीक होते तो मैं अपनी पसंद की गज़लें या कोई उसका शोशा छोड़कर उनसे मिसे देकर उनसे पढ़वाया करता था। और मुझको हम लोग सफ़र में हम इधर आ रहे थे कि हमें रास्ते में टेलीफोन आया कि शकील जाज़िब ने फ़ोन रिसीव किया, और अभी वो गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी कि मुझे ये ख्याल हुआ कि ये हमारे किसी शायर की रुखसती का फ़ोन है, और वो फ़ोन जो था वो अमजद के बारे में, उनके रुखसत हो जाने का फ़ोन था। ये क्लीशे है बहुत, हम ये कहते रहते हैं रोज़, एक आदमी रुखसत कोई ना कोई हो जाता है, हम ये कह देते हैं कि खला हो गया है और ऐसा खला हो गया है और ऐसा खला हो गया, मगर इसके मफ़हूम मानी से उस तरह से आश्ना नहीं होते। मगर अमजद का जाना वाकई एक ऐसी बात है कि जिसकी कमी बहुत महसूस की जाएगी। हमें कोई महफिल ऐसी याद नहीं है जो मसलन ये जो 2-3 आदमी थे हर वक्त साथ रहते थे एक ज़माने में, अब मुझे नहीं मालूम कि रहते थे कि नहीं रहते थे, अताउल्लाह कासमी साहब और अमजद इस्लाम अमजद, और ये दोनों जिस महफिल में हों वहाँ अब इस वक्त उनके लताइफ और उनकी शगुफ्ता बयानी का जिक्र करना शायद बेमहल भी होगा, मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने दरस व तदरीस में और हमारे उर्दू साइंस बोर्ड के बहुत देर उन्होंने वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी पिछले ही बरस उनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया, मगर वो इन तमाम चीज़ों से बालातर थे। जहाँ कहीं भी अमेरिका में, यूरोप में, किसी जगह मशरिक़ वस्ता में जहाँ भी अमजद जाते थे बहुत मोहब्बत से उनको सुना जाता था, पीछे से आवाज़ें आती थी मोहब्बत की एक नज़्म वग़ैरह, और वो नज़्म सुनाते थे। अपने बेटे अली ज़ीशान के लिए कोई नज़्म वो नज़्म सुनाते थे, बहुत याद आएंगे। अभी ये वक्त जो है इस तफसीली गुफ्तगू का नहीं है। हम शुक्रगुज़ार हैं अहमद शाह साहब ने एक सेशन जो कल या परसों अमजद के लिए होना था उनकी मौजूदगी में, उसको उन्होंने ताज़ियती रेफरेंस से बदल दिया है, और उसमें शुरकाए बज़्म जो हैं वो अमजद की शायरी और उनके काम पर गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने ड्रामा लिखा, उन्होंने कॉलम लिखे, उन्होंने सफ़रनामे लिखे, उन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखे, और इन सबसे बढ़कर उन्होंने शायरी की, और उनकी शायरी ऐसी है कि जिसको मोहब्बत से पढ़ा जाता है और तक लोग उसको याद रखते हैं। ऐसे शायर कम हैं जिनको ऐसी मोहब्बत मिली हो और ऐसी मकबूलियत मिली हो जैसी अमजद को मिली। बहुत मेहरबानी, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा। स्टेज पे बैठे हुए दोस्तों और मेरे शहर लाहौर के बच्चों और मेरे शहर लाहौर के सारे दोस्तों जो सामने बैठे हुए हैं, मैं आज बड़ी खुश सुबह रवाना हुई थी
कि सारे लाहौर के दोस्तों से मुलाकात होगी, लेकिन 10:30 बजे अमजद ने कहा कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता, मैं तो खुदा से मिलना चाहता हूँ। और वो शहर लाहौर को उदास करके चला गया। शहर लाहौर पहले भी बहुत गरीब हो रहा था, अब तो और भी ज़्यादा गरीब हो गया कि मुन्नू भाई भी नहीं, जावेद शाही भी नहीं, शायर हमारे सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप लोगों के ज़िम्मे है कि आप इसको स्टेज बनाओ और आगे बढ़ाओ। और हम लोगों ने जो काम किए हैं वो शायद आपको पता ना हो। जिस ज़माने में फ़लस्तीन की शायरी का मसला था, हम सब ने मिल के फ़लस्तीन की शायरी को तर्जुमा किया, फिर हमने अरब की शायरी का तर्जुमा किया, फिर हम लोगों ने उस पर मकामात लिखे और हम एक दूसरे से वो चीज़ें एक्टिव करते थे कि महमूद दरवेश ने क्या लिखा और क्या हुआ। लेकिन अमजद ने ड्रामा वारिस लिख के अपने लिए वो दुनिया कमाई कि जिस मुल्क में भी गया, जिसने किसी ने वारिस का नाम लिया तो तालियां ही तालियां होती थी। वारिस लिखा और फिर ये कि सारी शायरी का तर्जुमा उसकी बेदार बख्श साहब ने कनाडा में किया है और वो इतनी मोटी किताब बन गई है माशाल्लाह। अब हम तो नहीं रहते, इंसान तो नहीं रहते, पर अदब तो रहता है, इंसानियत रहती है। वो सारा अदब, वो सारी इंसानियत, वो सारी शायरी जो अमजद आपके सामने कर गया, आप लोग पढ़िएगा और पढ़ते रहिएगा और दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह मियाँ जो बाकी लोग हैं उनको सलामत रखे। खुदा हाफिज़। जनाब ज़फ़र मसूद साहब बैंक ऑफ पंजाब से आपका ताल्लुक़, गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएँ। ज़फ़र मसूद साहब। जी बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी जो तकरीर थी वो शेड्यूल नहीं थी, लेकिन मैंने गुजारिश की कि मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ आप सबके साथ। एक तो अमजद इस्लाम अमजद का जो आज डिपार्चर हुआ है, मेरी हद तक तो, और मेरा यही हमेशा से अपने हर मोहब्बत करने वाले के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि आप डिनाइल में चले जाएं, एज इफ़ कि ही इज़ हियर, ही विल शो अप जस्ट नाउ फ्रॉम हियर। एंड अमजद साहब की तो इतनी कंट्रीब्यूशन है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो मेरी हद तक वो सिर्फ आज यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो हम सब के साथ हैं और रहेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि थोड़ी सी तस्हीह कर लूँ मैं ज़रा अहमद शाह साहब की। अहमद शाह साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई सपोर्ट नहीं है। हम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है, मगर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही हैं, तो हमारे थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ वेरी मच देयर। और इसी ज़ुमरे में ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब हर वो एक्टिविटी का हिस्सा बनेगा जो हमारे इस शहर के लिए अच्छा है, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है और जो फ्यूचर के लिए अच्छा है। और विदाउट एनी कंसिडरेशन कि आप कराची से आ रहे हैं या गवादर से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं, आपको बैंक ऑफ पंजाब सपोर्ट करेगा। हम इनको कराची में भी सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, गवादर में भी और मीरपुर ख़ास में भी और सब जगह पे, क्योंकि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम। बैंक ऑफ पंजाब विल रिमेन टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड विल डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन सपोर्टेड। आखिरी चीज़ ये कि मेरी तरफ से मुबारकबाद अहमद शाह साहब को और इनकी टीम को। बहुत ही खूबसूरत मेला उन्होंने सजाया है और इस तरह की बहुत सारी महफ़िलों की हमें ज़रूरत है। बहुत उम्दा काम कर रहे हैं रज़ी लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से। अब हम पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में वी विल वर्क विद अहमद शाह साहब। हम रज़ी के साथ भी बड़ा क्लोजली काम करते हैं। बल्कि रज़ी की तो मुझे पहली बात याद है कि 3 साल पहले हमने रज़ी को फ़ोन किया और कहा कि हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो ही सेड इट्स म्यूज़िक टू माई ईयर्स कि मुझे स्पॉन्सर फ़ोन करके कह रहा है कि हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वरना कोई फ़ोन करके कहता नहीं है। सो वी विल डू वट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर दिस सिटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी एंड फॉर द यूथ ऑफ द सिटी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया ज़फ़र मसूद साहब।
मैं गुजारिश करूंगी मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब से कि तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सामीन कराम, जिस तरह किश्वर नाहिद साहिबा ने कहा कि वो आज बहुत से अपने दोस्तों को मिलने के लिए लाहौर आ रही थी, लेकिन फिर उनको पता चला कि अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए। तो इसी तरह मैं भी जब आ रहा था तो मेरे भी जहन में यही था कि वहाँ, क्योंकि ये जो लोग आपको स्टेज पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हीं में अमजद इस्लाम अमजद साहब ने भी बैठना था। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मेरी उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले कराची में जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर भी उनके साथ मुलाकात हुई। बल्कि किश्वर आपा को याद होगा कि हमने सब ने एक ही मेज़ पे बैठ कर दोपहर का खाना भी खाया था। तो मैं आपको अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि किश्वर नाहिद साहबा ने और इफ्तिखार आरिफ साहब ने तो उनकी जो अदबी खिदमात के बारे में आपको बताया ना, लेकिन एक उनकी बतौर एक इंसान, हम में बहुत सी खामियाँ होती हैं, लेकिन हम ख़ता का पुतला है इंसान, लेकिन कोई एक ऐसी खूबी होती है कि वो आपका दिल चाहता है कि ये खूबी मुझ में भी पैदा हो जाए। तो मैं आपको उनकी एक ऐसी खूबी बताऊंगा कि जो हम सब को अपने आप में पैदा करनी चाहिए। जैसा कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने आपको बताया कि अमजद साहब जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही उम्रे के लिए गए थे, तो उनका जो आखिरी कॉलम शाया हुआ है 5 दिन पहले, उसमें उन्होंने अपनी ज़ात में 3 सूबों को इकट्ठा कर लिया है और स्टेज पे भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े लोग इकट्ठे कर लिए हैं। सिर्फ एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप बुरा ना मनाएं, कि ये जो स्टेज है ना, इस पर सिंध भी नज़र आ रहा है, पंजाब भी नज़र आ रहा है, बलोचिस्तान नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता एक लाहौरी बलोच बैठा हुआ है कामरान लाशारी साहब की सूरत में। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि जब हम बलोचिस्तान जाते हैं या बलोचिस्तान के लोग हमें मिलते हैं तो ये लाहौर वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है। ये आपको जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया पे तो आपको नहीं पता चलेगा। मीडिया जो है उस पर इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आप समझते हैं। एक गैर एलानिया सेंसरशिप चल रही है पाकिस्तान में। और आपने कभी सुना है कि मुल्तान की साइड पे लोग एक बात कहते हैं, असा कैदी तख्त लाहौर दे? सुना है कभी? नहीं सुना। तो आपके सूबा पंजाब के अंदर भी जो लोग हैं वो कभी लाहौर वालों से शिकवे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, असा कैदी तख्त लाहौर दे। हालांकि लाहौर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसी किस्म के मसाइल का शिकार हैं जिस तरह के मसाइल पेशावर में हैं, कराची में हैं, मुल्तान में हैं, कोयटा में हैं। लेकिन एक बालादस्त तबका है, वो बालादस्त तबका जो है उसको आप जालिम कहते हैं। उसकी ना कोई ज़ात है, उसका ना कोई सूबा है, वो सिर्फ एक तबका है। तो ये जो अहमद शाह साहब आपको कह रहे थे ना कि उन्होंने कोशिश किया कि ये 3 दिन जो है लोग बगैर टिकट के आएँ और वो लोग ज़्यादा आएँ जो टिकट खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखते, सकत नहीं रखते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अहमद शाह साहब से गुजारिश है कि अगली दफ़ा जब वो लाहौर में ऐसा मेला सजाएं तो जिस तरह वो कराची में बलोचिस्तान वालों को बुलाते हैं तो लाहौर में भी आप बलोचिस्तान वालों को बुलाएं। और ये जो लाहौर के नौजवान हैं इनका आप बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ इनका डायलॉग करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, बॉर्डर एरियाज़ के जो पेशावर तक नहीं आ सकते, उनको अगर आप यहाँ बुला सकते हैं उनको बुलाएं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। तो जो दिल होता है ना, उसमें जिस्म के सब अज़ा में कोई भी दर्द हो तो वो दिल को महसूस होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके जिस्म के कुछ अज़ा जो हैं उनका ये ख्याल है कि अहले लाहौर जो हैं वो उनका दर्द महसूस नहीं करते। तो शाह साहब आपको वो दर्द महसूस कराना है, लाहौर वालों ने वो दर्द महसूस करना है और आपस में मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए
दर्द का इलाज भी दरियाफ्त करना है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पर आके मेरे सामने जो बहुत से रोशन चेहरे और चमकती आंखें नज़र आ रही हैं, तो इससे मुझे एक उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं, कितने भी मुश्किल हालात हों, उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये बाहर से अंदर आते हुए कुछ 6-7 लोगों ने मुझे पूछा, किसी ने पंजाबी में, किसी ने उर्दू में, हमारा क्या होगा, कुछ बेहतरी के आसार हैं या नहीं। एक पुलिस वाला मुझे बाहर रोक के कहता है, और सर जी साडा की बनना है। तो बड़े हालात शाह साहब ख़राब हैं। तो इन हालात में आपने ये एक मेला सजाया है, तो ये मेला जो है, इसमें जो गुफ्तगू होगी वो बहुत खुल के गुफ्तगू होनी चाहिए। अपने दिल की हर बात आप यहाँ पे कर दें अच्छी नीयत के साथ, और नीयतों का फल अल्लाह ताला देता है। और आखिर में मेरी ये दुआ है कि इस सकाफ़ती मेले के अच्छे नताइज निकलें, और यहाँ पे जो हुक्मरानों के बारे में जो भी बातें होंगी वो हुक्मरानों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हुक्मरान यहाँ पे नहीं आए, शायद अनवर मकसूद साहब के खौफ से नहीं आए। तो मैंने अनवर मकसूद साहब का जिक्र किया, मौला जट का जिक्र तो नहीं किया। तो बस ये है कि गुजारिश है बड़ी आजिज़ाना अंदाज में हुक्मरानों से कि भाईजान बस करो, बहुत हो गई, कुछ सिर्फ अपना ना सोचो, मुल्क और कौम का भी सोचो, वरना अनवर मकसूद साहब तो बैठे हैं ना यहाँ पे। शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब। मैं गुजारिश करूँगी, एक बहुत कदावर शख्सियत, आपका खानेवादा सदियों से अदब और सकाफ़त से जुड़ा हुआ है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जनाब फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब तशरीफ़ लाएँ और अपना कलीदी मकाला पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मिनिस्टर सरदार साहब, शाह साहब, ज़फ़र मसूद साहब, बैंक ऑफ पंजाब, जिन्होंने सपोर्ट किया है इस इजलास को, शुक्रगुज़ार हूँ अहमद शाह साहब का, जो प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हैं, कि उन्होंने मुझे दावत दी आज की शिरकत के लिए। मेरा ख़्याल है इस वक्त मुनासिब होगा कि हम उन लोगों को भी याद करें। हमने अमजद इस्लाम अमजद साहब को याद किया है, वो 20,000 लोग जो कि सीरिया और तुर्की में इस वक्त शहादत पा गए हैं। मैं चाहूँगा कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे यहाँ सैलाब हुआ और तुर्की हुकूमत ने और उनकी आवाम ने हमें पैसा भेजा। आज शायद हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इमदाद करें, और इसमें मेरा ख़्याल है हुकूमत ने कदम उठाए हैं। चंद लोग आप में से चंद होंगे जिनको याद है कि 2010 में जो प्रेसिडेंट सदर उर्दगान हैं, उनकी अहलिया ने एक हीरे का नेकलेस पाकिस्तान को भेजा था, और ये इस इरादे से भेजा था कि उसको बेचा जाए, दुबई में नहीं, बेचा जाए। और वो पैसा फ्लड विक्टिम्स को दिया जाए। और वो नेकलेस 5 साल के लिए गायब हो गया था, और 5 साल के बाद पता चला कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया के गले में सजाया गया था। वो फिर शर्म के मारे वापस किया गया। तो मेरी एक इल्तिजा है कि शायद वही वज़ीर आज़म की अहलिया
अपने जेवर को अब तुर्की भेज दे। शाह साहब ने आपके सामने एक गैलेक्सी भेजी है ऑफ लिटरेरी, म्यूज़िकल एंड सोशल टैलेंट। मैं अब बाकी तकरीर जो करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान है और उसमें उर्दू भी बोली जाती है और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है, और अनफॉर्चुनेटली मैं अंग्रेज़ी में ज़्यादा मुझे महारत है, तो मैं उसमें तकरीर करूँगा। आई एम humbled by the inclusion not only on this stage, but in this festival, to be included by luminaries that you see in front of you and that you will be hearing for the next 2 days. It reminds me of an incident that occurred when I was traveling to Islamabad. I happened to be in business class. A very expensively dressed lady came and sat next to me. She was heavily perfumed, and she looked at me and lowered her designer glasses, and she said, "Are you someone I ought to know?" To which I replied, "Madam, don't waste your time on me, I'm a nobody." So what is a nobody like me doing amidst such a constellation of talent? My only qualification, I suppose, is that I've written a number of books about our country. And I was once asked by an interviewer, how many books had I written? तो मैंने एक जवाब में कहा 22। और फिर मैंने उनके जो मौजू थे उनको समझाया कि मुसव्वरी पर थी, तारीख़ पर थी, सिखों की तारीख़ पर थी, सियासत पर थी, US पाकिस्तान रिलेशंस पर थी, और डॉक्टर हेनरी किसिंजर का जो खुफिया सफ़र था 1971 में, जुलाई के 71 में चीन जब गए थे पाकिस्तान के ज़रिए, तो इन सब पर ये मैंने किताबें लिखी हैं। उसने जवाब में कहा मुख्तलिफ मौजू। मैंने कहा जी हाँ, क्या आप एक मौजू पर तवज्जो से काम नहीं कर सकते? So over the next few days, you'll hear a galaxy of speakers who'll talk about their art, reveal their craft, and demonstrate their genius. Not many of you may know that in the last century, पिछली सदी में, in 1967 to be precise, Anwar Maqsood Saab and I were colleagues together in the Investment Corporation of Pakistan. मैं वहाँ फाइनेंस मैनेजर था और अनवर भाई एक बैंकिंग ट्रेनी की हैसियत में आए थे। उसके बाद हम दोनों ने फाइनेंस छोड़ दिया और हम सहाफ़ी बन गए, और आपकी you became a playwright, a broadcaster, and a genius. So I'm honored that after all these years, almost a century later, I should be standing on the same stage as Anwar Maqsood. उनके जो प्लेस हैं वो आप वाक़िफ़ हैं उससे, 14 अगस्त और 14 अगस्त। अगले 10 मिनटों के लिए, 7 मिनटों के लिए मैं आपसे बात करूंगा। उन्होंने तो पाकिस्तान का जिक्र किया उन दोनों प्लेस में। मैं आपसे मुखातब हूँगा कि मेरा क्या पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ख्याल है। For me, Pakistan is a living, continuously evolving experiment in the two-nation theory. And let me explain what I mean by that. After independence, we became one country with two separate nations, the Eastern Wing with its own culture, language, and ideology, and here in the West, a loose confederation of socially disparate provinces, each with its own subculture, local dialects, and provincial pretensions. After 1971, the 4 provinces of West Pakistan became a residual Pakistan, but with 2 separate nations, Mr. Zulfikar Ali Bhutto's Pakistan People's Party and the rest. One strata enjoyed the benefits of roti, kapda, and makan, and the lower strata is still waiting for his successors to redeem Mr. Bhutto's promise. General Ziaul Haq's tenure reminded us that there were 2 nations. One had its capital in Rawalpindi, and the other one in Islamabad. Today, we are again 2 separate nations. Mr. Imran Khan's populist Pakistan Tehreek-e-Insaf, and the rest.
Wasn't it Khalil Gibran who wrote, "Pity the nation divided into fragments when each fragment deems itself a nation"? Their state of implacable confrontation between our various provinces reminds me of something I read in Dr. Ambedkar's book, Pakistan or Partition of India. It was published in 1945. I'm not sure how many of you know, but Dr. Ambedkar was the leader of the Harijans, the untouchables in India, and later the moving spirit behind the Constitution of India. Now I'll read a paragraph to you very briefly, and if you replace the names of Jinnah and Gandhi with the names of two people who are familiar to you in contemporary politics, you'll understand why I chose this paragraph. Ambedkar wrote, "Mr. Gandhi and Mr. Jinnah have retired to their pavilions, as players in a cricket match do after their game is over. There's no indication whether they will meet again, and if so, when. So what next? It is not a question that seems to worry them." So how do we resolve this impasse? Ambedkar suggested two alternatives: agreement or arbitration. Agreement, he argued, is the result of negotiations, of give and take, not surrender by one side to another. Arbitration is what our political parties call intervention by a neutral umpire. The two-nation theory applies equally to our religion, Islam. We have two major sects, Shia and Sunni. The rest, represented by the white panel on our flag, don't seem to matter anymore. We have educationists, and I was the principal of Aitchison College, so I am saying this, मैं दावे से कह रहा हूँ. We have educationalists who have forgotten the commitments contained in the 18th Amendment to our Constitution, which we passed with great fanfare in 2010. It legislated that there would be recognition of every children's right to education, and that the provinces will provide a constitutional guarantee of free and compulsory education to all girls and boys up to the age of 16. It also suggested that the curriculum, syllabus, planning, policies, centers of excellence, and standards of education will be the responsibility of the provinces. So where are they, and in which province? We need to acknowledge that our economic reality contains two nations, the privileged haves, and the struggling have-nots. And it's not inconceivable that sooner, if prices continue to rise, the have-nots will revolt against the haves. We're governed by two nations, one civilian and the other in uniform. Each has its own laws. Each has its own laws, its own economy, its own budget, and its own foreign policy. And as the recent funeral of a former president has shown, one nation chooses to bury its dead with full military honors, while the civilian leadership of the other part of the country, another nation, chooses not to send any representative to the funeral. The late Queen Elizabeth was luckier than President Musharraf. But then, again, we do this to all our incoming and departing leaders. And to quote Gibran again, "Pity the nation that welcomes its new leader with trumpeting and farewells him with hooting." The only time we do act as one nation is on occasions like these, organized, for example, by Dr. Shasa. They remind us at such gatherings we should rise above the divisions of politics, economics, and provincialism. We should subordinate ourselves to the supremacy of art, culture, and literature. So why are such gatherings important for creative minds like ours? Muhammad Asad, a Jewish convert to Islam, who translated the Holy Quran and later represented us at the United Nations, provided an answer of sorts. He mentioned that writing is like throwing a pebble into a well. He longed to hear the sound of it reaching its destination. Such gatherings give us a chance to hear the pebble we throw into the dark to reach its destination. You, the audience, are that well, the destination, and your response
is the sound we crave. For those who want more enduring recognition, let me conclude with some advice that late Ejaz Hussain Batalvi Sahab gave to me. मैं उस वक़्त मैंने लिखना बंद कर दिया था, तो बटालवी साहब ने कहा, फ़कीर साहब तुसी लिखना बंद कर देता है। मैं कहा हाँ जी बटालवी साहब को पढ़दा नहीं। कहते ने सही कह रहे हो, शेक्सपियर ने भी यही गिला सी। फ़कीर साहब तुहाडा काम है लिखना, पढ़न वाले पैदा हो जाएंगे। So all of us who are sitting on the stage here, just wait for your immortality. It is yet to be born. क्योंकि ये इजलास जो था वो अमजद इस्लाम अमजद साहब के लिए भी था, so may I say a few words in tribute to Amjad Islam Amjad Sahab. These words of his are from his anthology जिसका जिक्र किया था आरिफ साहब ने, Light of the Shadows, जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था उनकी नज़मों का। उन्होंने मुझे इसी हॉल में 1 साल कबल मुझे वही किताब इनायत की थी, जिस नज़म का मुख्तसर है और उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करूँगा क्योंकि I thought it caught the spirit of what I wanted to convey. It's called The Wind Cannot Read. I had installed several signboards carefully throughout the garden. I planted signs, don't pluck flowers. I didn't realize that the wind cannot read. Amjad Bhai, not only the wind, but even death seems illiterate to have taken you away from us. Thank you very much indeed. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मैं इल्तिमास करूँगी जनाब अनवर मकसूद साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और कलीदी मकाला पेश फरमाएं। मोहतरम अल्लामा इकबाल साहब, मोहतरम फैज़ अहमद फैज़ साहब, मोहतरम सूफ़ी साहब, मोहतरम सादत हसन मंटो साहब, मोहतरम कासमी साहब, मोहतरम मीरा जी, मोहतरम नासिर काज़मी, मोहतरम मुनीर न्याजी, अशफाक साहब, अहमद बशीर साहब और हज़ारों हैं। आप लोग यहाँ, अब तो उनमें शामिल हो गए अमजद भी। आप लोग यहाँ नहीं हैं मगर ऐसा लगता है कि हर जगह मौजूद हैं, और जो लोग उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं वो नज़र नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? इतने बड़े नामों को हम भूल नहीं सकते। हर कॉन्फ्रेंस जो है उन्हीं के नाम से है। सरदार साहब खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, ख़ास तौर से आपकी मोहब्बत में आए हैं। इनकी एक और मोहब्बत भी हो सकती है जिसका मुझे पता नहीं, वो लाहौर में है या नहीं, मगर बहुत नफीस आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। वैसे मैं कसम खाता हूँ अमजद आज बहुत खुश होगा कि यहाँ से चला गया। हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक, मगर ये अल्लाह का जो हुक्म होता है वो ये होता है। अभी ख़बरों में हेडलाइंस थी कि तुर्की के ज़लज़ले में दबे हुए लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है। मगर पाकिस्तान में गुर्बत के तले दबे हुए लोगों के साथ
ये हुकूमत बैठी भी नहीं है। एक तवील अरसे बाद मैं इस हॉल में आया हूँ अलमरा के। बरसों पहले मुझे पीटीवी अवार्ड्स के सिलसिले में यहाँ आना था। पहले वो किले में हो रहे थे, शाही किले में। मगर जब मैं लाहौर पहुँचा तो मुझे बताया गया, ज़िया-उल-हक़ साहब का ज़माना था, मुझे बताया गया कि शाही किले में अवार्ड्स की इजाज़त नहीं मिली, अब वो अलमरा में हो रहे हैं। तो मैं अपनी सारी तकरीर शाही किले के लिहाज से तैयार की थी मैंने, और घर वालों को खुदा हाफिज़ कह के आया था। मगर जब यहाँ पहुँचा मैं तो बहुत से फ़ौजी बैठे हुए थे, सरकारी अफसर आगे वाली सीटों पे। तो मैंने कहा मैं तो तैयारी करके आया था किले के लिहाज से, मगर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह शायद ये हो कि ये अवार्ड लाइव जा रहे हैं, और किले से अगर कोई चीज़ लाइव चली जाती तो उसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता। तो जो बहादुर बैठे हुए थे उन्होंने ताली नहीं बजाई, और जो डरपोक बैठे हुए थे सरकारी अफसर उन्होंने भी ताली नहीं बजाई, और लोगों ने, मतलब टेलीविज़न के लोगों ने भी नहीं बजाई ताली। एजाज बटालवी साहब और ज़फ़र साहब मेरे पास आए और कहने लगे अगर तुम्हें पकड़ा तो बग़ैर मुआवजे के हम तुम्हारा पैरवी करेंगे हमारी। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या बात की है। तो ये जो उर्दू का मेला यहाँ सजाया है शाह साहब ने, ये 3 दिन रहेगा, और 15 साल से यही मेला कराची में होता है। हज़ारों लोग आते हैं, 3 दिन में 70-80 हज़ार लोग आर्ट्स काउंसिल आते हैं। और अच्छी बात, जैसे हामिद ने भी कहा, उसमें जो मेरी बातें सुनकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो होते हैं बिल्लोची लड़के, जो ग्वादर से भी आते हैं, कोयटा से भी आते हैं, चमन से भी आते हैं, सराइकी से बहुत से लोग आते हैं, पेशावर से आते हैं, और वो मेरी बातें सुनते हैं, वही सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, बाकी खामोश बैठे रहते हैं। और तो बात यह है, मुझे बोलना है इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में, तो मैं तो यहाँ आ गया हूँ कि मुझे कुछ बोलना था शुरू में। मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा इतवार के दिन 5:30 बजे। अब पता नहीं मैं क्या कहूँगा, मगर कहूँगा ज़रूर, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं उर्दू कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि उम्र मेरी है 83 बरस। आई एम 83। 83 बरसों में मैंने अपने कपड़े खुद अपनी मर्ज़ी से उतारे हैं। कुछ गलत बातें कह के मैं अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता, क्योंकि पंजाब की पुलिस को बुज़ुर्गों को बरहना देखने का बहुत शौक़ है। खुश रहिए, इतवार के दिन मुलाकात हो। शुक्रिया अनवर मकसूद साहब। और मैं अब गुजारिश करूँगी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के इफ्तिताई इजलास के मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम और सक़ाफ़त हुकूमत सिंध जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने गिरा कदर ख़यालात से हमें नवाजें। मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑनरेबल प्रेसिडियम, क्योंकि जितने भी बैठे हैं मेरे तो असातिज़ा हैं वो सब। अमजद साहब का ने कहा था
कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, गर बारिश रूठ भी जाए पानी कम नहीं होता। आज अमजद साहब, बहुत दुखदायक बात है कि हम यहाँ लाहौर में आए और अपने असलूब के इंतहाई मुनफरद, इंतहाई जमालियाती और उबानवी रंग के मालिक शायर, तख्लीकार आज हम में नहीं है। यकीनन ये बहुत अफसोस की बात है, मगर वो हमारे दिलों में है। अमजद साहब ने कहा था कि बहुत नज़दीक होकर भी वो कितना दूर है मुझसे, इशारा हो नहीं सकता, पुकारा जा नहीं सकता। आज हम अमन शाह साहब की क़यादत में लाहौर आए हैं। हमारी सिंध की ये रिवायत लाहौर तक आने की 550 साल, 450 साल पहले, जब हज़रत मियाँ मीर सिंध से चल के वो लाहौर आए थे। हज़रत मियाँ मीर गालिबन ठट्टे में या सेविस्तान में पैदा हुए थे। मौरखीन की मुख्तलिफ आरा है। अगर सेविस्तान में पैदा हुए तो वो सेवन शरीफ है, अगर ठट्टे में पैदा हुए तो वो सिंध का उस जमाने का इंतहाई मुहज़्ज़िब कैपिटल था। मैं मुहज़्ज़िब कैपिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं। वो लाहौर में आए और वो प्यार और मोहब्बत अपने साथ लाए थे। यहाँ पे ना मिल्कियत थी उनके पास, ना हाकिम वक्त के उनके साथ थे, कोई उनके साथ नहीं था। वो सिंध की उस असास के गवाह थे, अमीन थे, जो सदियों से सिंध की सरजमीन पे रवा रही। वो कलंदर लाल शहबाज की धरती के वो फकीर थे। जब यहां पे पहुंचे तो इंटरफेथ हारमनी का इस पंजाब की सरजमीन पे मियाँ मीर ने वो मिसाल कायम की कि गुरु अर्जन देव, जो गालिबन चौथा पांचवा गुरु था सिखिज्म का, वो जब गोल्डन टेम्पल का बुनियाद रखता है तो हाजी मियाँ मीर को लाहौर से जहमत दे के ले जाता है और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का बुनियाद हजरत मियाँ मीर रखता है। ये उस जमाने की मैं पंजाब और सिंध के साथ जो जुड़ी रिवायतें हैं उसकी बात कर रहा हूं। हमारे पास बहुत कुछ है। अगर उस फकीर के दरबार पे उस जमाने की बादशाह शाहजहां उसके दर पे आता है, जहांगीर उसके दर पे आता है, उसका बेटा शाहजहां का बड़ा बेटा उसका मुरीद बनता है, उस सकीनतुल औलिया में उसकी मिसालें पूरी रकम हैं कि वो कितना मुअक्किद था हजरत मियाँ मीर का। तो हमारी असास ये कोई फ़कत हजरत मियाँ मीर से शुरू नहीं होती। जैसे शाह साहब, अमन शाह साहब ने कहा कि ये हमारी जो असास है, हमारी जो रिवायत है इस खिते की, वो 5-6 हज़ार साल पे मुहित है। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि आज का पाकिस्तान वादी सिंध है, इसको रीनेम, रीशैप करने की ज़रूरत है और नया तारुफ देने की ज़रूरत है दुनिया को। दरिया पंजाब से, सिंधु दरिया पंजाब से सिंध की तरफ बहता है। एक मोहब्बत का दरिया मियाँ मीर की शक्ल में सिंध से पंजाब की तरफ उल्टा बहकर आया और आज एक दूसरा इंटरफेथ हारमनी, मोहब्बत और ह्यूमनिटी का मैसेज लेके अमन शाह की शक्ल में एक उल्टा दरिया लाहौर तक पहुंचा है। कराची में कराची आर्ट्स काउंसिल, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कल्चरल एक्टिविज्म और एक नए कल्चरल नैरेटिव बनाने का एपिसेंटर बन चुका है। वो एक फर्द है, एक शख्स है अमन शाह। अपनी ज़ात में वो अंजुमन भी है, अपनी ज़ात में एक इदारा भी है अमन शाह साहब। मैंने वहाँ पे देखा है हमारी मिनिस्ट्रियाँ कल्चर वल्चर, ये हुकूमतें ये कल्चरल एक्टिविज्म क्रिएट नहीं कर सकती। वो फर्द होते हैं जो इदारे नुमा होते हैं और वो चल के आगे सोसाइटी में वो एक्टिविज्म क्रिएट करते हैं, जो किसी ज़माने में हमने लाहौर में देखा था। किसी ज़माने में लाहौर में तब तक कारखाने के धुएं में लाहौर जो है वो लपटा हुआ नहीं था।
उस जमाने में दिलों से जो दर्द के दूध उठते थे वो सिंध तक भी पहुंचते थे, और हम उन्हीं के अमीन हैं, और उनको देख के जो है हमने लाहौर देखा था और लाहौर तक हम पहुंचे थे। आज पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा कि शाह साहब जिस सफर को लेके निकले हैं, ये वो पैगाम 5000 साल हमारा पुराना पैगाम है, वो वादी सिंध का है, जो कश्मीर की मंदा, जो वादी सिंध इंडस सिविलाइजेशन की गालिबन पहली साइट कश्मीर में मंदा है, वो मंदा से लेके गुजरात के ढोलावीरा और काली बैंगन तक के बीच में जो वादी है वो वादी सिंध है। और उस वादी सिंध की असास ये बड़े बड़े हथियार नहीं है जिसकी हम नुमाइश कराची में करते हैं आइडियाज के नाम पे। उसकी असास हामिद मीर साहब ये है कि वादी सिंध के किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट से आज तक वार वेपन नहीं मिला है, कोई जंगी हथियार नहीं मिला है, कोई पैलेशियल बिल्डिंग नहीं मिली है। उस जमाने में कोई बादशाह नहीं था वादी सिंध की तहजीब में, वो सारे फकीर थे, वो सारे मियाँ मीर थे, वहां पे कोई बादशाह नहीं था। आज हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक नया नाम, उसको मजबूत और स्ट्रेंथन करने की अगर रिवायत है तो हमारी 6000 साल से शुरू होती है, और हम अपने पाकिस्तान को इन्हीं बुनियाद पे और इसी डगर पे बचाएंगे और एक नया नाम देंगे। हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, अब खोने के लिए हमारे पास नहीं बचा। ये जो यूथ नौजवान यहां पे बैठे हुए, मैं देख रहा था कि उनकी जितना एंथुजियाज्म उनमें है और जितनी क्यूरियोसिटी है उनमें, मैं समझता हूं कि इन यूथ को हमें लावारिस नहीं छोड़ना है। हमें इनको बताना है कि हमारे पास बुल्ला शाह भी है, जिसने कहा था कि आज हमें डरने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास वो वेपन्स हैं जिन्होंने 900 साल तक इंतहा पसंदी का बरे सगीर में मुकाबला किया है। वो बुल्ला शाह है जिसने उस जमाने में कहा था कि हजते कीती वन खून भी पीती वन। वो सचल था जिसने कहा था ना कोई जन्नत ना कोई दोज़ख ना कोई हूर कसूर, मन असादा नहीं मनेदा मुल्ला दा दस्तूर। मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ डंदा, किसी बंदे दा दिल न ढावी रब दिलां विच रहंदा। तो हमारे पास टेस्टेड वेपन्स हैं, हमारे पास वो टेस्टेड वेपन्स हैं जो मोस्ट पैसिफिस्ट वेपन है, हथियार और पैसिफिस्ट होना, वो हमें लेने हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कल्चरल एक्टिविज्म और एक काउंटर कल्चरल नैरेटिव की जरूरत है जो हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं आप बना सकते हैं, आप दे सकते हैं वो काउंटर कल्चरल नैरेटिव इस मुल्क को, और हम देंगे। और हमें डरने की बात नहीं है। हमारा सफ़र में 75 साल से शुरू नहीं हुआ जो ख़त्म हो जाएगा। हमारा सफ़र 6000 साल से शुरू हुआ है, 6000 साल से शुरू हुआ है। और हमारी कोशिश रही है सिंध में, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे ये सुनने में आया कि वज़ीर आला साहब भी यहाँ पे आएंगे और सकाफ़त के वज़ीर भी यहाँ पे होंगे। मुझे उनके सामने कुछ बातें करनी थी और उन्हें ये बताना था कि आज अगर झंग में मिर्ज़ा साहिबान और हीर सियालन के किस्से नहीं गाए जाते तो उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि यहाँ की रियासत ने बुल्ला शाह को, शाह हुसैन को, सुल्तान बाहू को, ख्वाजा गुलाम फरीद को, बाबा फरीद को वो भूल चुके हैं। वो गेटों पे खड़े दरबारों वाले दरवाज़ों से दाखिल होने की कोशिश तो करते हैं मगर कभी उन दरबारों पे नहीं जाते जहाँ पे फ़कत दर्द और प्यार की बातें होती हैं। अब उस तरफ देखना पड़ेगा। ये फ़कीर, ये सिंध में रिवायत है। हम आज भी कहते हैं कि मैं कल्चर वज़ीर 6 साल से सकाफ़त का वज़ीर हूँ सिंध में, मगर मुझसे ये हो नहीं पाता कि अगर मैं 3 दिन शाह लतीफ़ का उर्स चलता रहे भिटशा में और वहाँ का सकाफ़ती वज़ीर 3 दिन तक वहाँ फ़नकारों के साथ, अदीबों के साथ, उन सूफ़ियों के साथ ज़मीन पे चटाई पे अगर ना सोए तो सिंध के लोग कबूल नहीं करते इसे। हम उस ऐसे वज़ीर को और सकाफ़त को कबूल नहीं करते। हमें कलंदर लाल शहबाज पे भी जाना पड़ता है, हम सचल सरमस्त पे भी हम जाते हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की बरसी में गया था वहाँ पे,
तो मैंने कोई पंजाब की हुकूमत की ओनरशिप वहां पे नहीं देखी। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। वहां पे कुछ स्टेज पे कुछ मौलवी साहिबान थे, कुछ मुफ्ती थे और कुछ मशाइखीन थे वहां पे बैठे हुए थे, मगर मुझे वहां पे ख्वाजा गुलाम फरीद के थल की काफियां सुनने और वो मारू थल के लोगों की बात करने वाले लोग मुझे नजर नहीं आए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल यकीनन इस बात का, ये जो शाह साहब जो पूरे पाकिस्तान का ये सफर की बात कर रहे हैं हर जगह जाने की, तो मैं समझता हूं हमारा पैगाम एक ही है वादी सिंध का, वो मोहब्बत का, प्यार का, इंसानियत का पैगाम है जो पूरी दुनिया को देंगे। वो आज के पाकिस्तान का पैगाम है और आज के पाकिस्तान के पैगाम को हमें रीनरेट करने की ज़रूरत है और जो हम करने जा रहे हैं और PLF यकीनन करेगा। और हम सिंध हुकूमत दम बेकदम, मेरे बिलावल भुट्टो साहब की जब ये यहाँ पे CM साहब को आना था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे बिलावल साहब की तरफ से हुक्म पहुंचा कि आपको हर कीमत पे वहाँ पे जाना है और हमें वहाँ पे मोहब्बत की, प्यार की और ह्यूमनिज्म की जो हमारे पास मैसेज है। और हमारे पास सर लेने की रिवायत नहीं है, सर देने की रिवायत है और इसलिए हम आए। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सरदार अली शाह साहब। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए गुजारिश करूंगी जनाब जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब से कि तशरीफ़ लाएं। आप हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल-हमरा। जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब। थैंक यू वेरी मच। स्टेज पर बैठे मेरे इंतहाई सीनियर दानिश्वर और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। इतनी खूबसूरत बातों के बाद पहले तो शाह साहब ने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तकरीर की, नो डाउट बहुत अच्छा लगा। हुकूमत पंजाब ने हमेशा अपने आने वाले मेहमानों का ज़िंदा दिली से उनका इस्तकबाल किया है। उसका अंदाज़ा आप हॉल में बैठे लोगों से लगा सकती हैं। और जब शाह साहब ने मुझसे बात की कि हम एक पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, तो जाहिर है लाहौर आर्ट्स कौंसल कैसे पीछे रहता, पंजाब हुकूमत कैसे पीछे रहती। तो हमने इनको मोस्ट वेलकम कहा और आज उनकी मेहनतों से, उन्हीं की मेहनतों से, इसमें कोई शक नहीं है, हमने उनको ये जगह प्रोवाइड की, ये हॉल प्रोवाइड किए, अपने दिल प्रोवाइड किए, दिल खोल कर रख दिए। और उसकी आप ये खुशबू देख लें, उसका रचाव देख लें कि इतनी कामयाबी से ये पंजाब हुकूमत ने कराची आर्ट्स कौंसल को वेलकम किया। और क्यों ना करता, ये पाकिस्तान के लिए एक फेस्टिवल है, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल है। पूरे पाकिस्तान के दानिश्वर कोने कोने से, चाहे वो बलोचिस्तान से हो, सिंध से हो, KPK से हो, GB से हो, पंजाब से हो, सबका ये पाकिस्तान है। और सिंध भी अपना है, बलोचिस्तान भी अपना है, KPK भी अपना है, GB भी अपना है, पंजाब भी अपना है। और इंशाअल्लाह जब भी हुकूमत सिंध यहाँ जब भी आएगी, इंशाअल्लाह इससे बड़ा इस्तकबाल हम करेंगे। हम बहुत बड़े दिल के लोग हैं और थैंक यू वेरी मच। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम कोलैबोरेशन में बेशुमार प्रोग्राम्स करेंगे। मैं जाते जाते एक नारा ज़रूर लगाऊंगा, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई हैं जुल्फ़ी, उन्होंने कहा कि पंजाब की ये रिवायत है कि हर आने वाले को वेलकम करते हैं, मगर जाने वाले को फिर जूता क्यों दिखाते हैं? और साहिबो, इसके साथ ही पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताही इजलास अपने अख्ताम को पहुंचा है। इसके बाद हमारे कुछ सेशंस हैं। मैं आपको बताऊं कि यहीं हॉल नंबर 1 में अगला सेशन होगा 21वीं सदी के तहजीबी चैलेंज, पाकिस्तान और फ़िक्र इकबाल,
जिसकी सदारत फरमा रहे हैं फ़तेह मोहम्मद मलिक। शुरकाए गुफ्तगू हैं जस्टिस नासिर इकबाल, तहसीन फ़िराक़ी, सैयद नुमानुल हक़, बसीरा अम्बरीन और निज़ामत फरमा रहे हैं ज़ियाउल हसन ज़िया साहब। उसके बाद इसी हॉल में सुहेल अहमद अजीज़ी के साथ एक सेशन है जो मोहम्मद अहमद शाह साहब कंडक्ट करेंगे और फिर महफ़िल मौसीक़ी बाहर लॉन में होगी। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।